तो मैं कह रही थी नोट्स जरूर बनाइए आप लोग। क्यों? क्योंकि आपके जो गुरुजी हैं बीके सर, अब वो मेरे भी गुरुजी हैं, ठीक है, उनको आपसे शिकायत रहती है कि आप लोग लिखते नहीं हो, नोट्स नहीं बनाते हो। तो मेक श्योर आप हर क्लास के नोट्स बनाओ बिल्कुल सुंदर सुंदर, ठीक है। हाँ, ताकि वो जो आपकी नोटबुक चेक करें तो निराश नहीं हो, ठीक है। हाँ देखो, मैं आपको स्पून फीडिंग तो करवा नहीं सकती। स्पून फीडिंग का मतलब हाथ पकड़ के लिखवाना, छोटे बच्चों को करवाते हैं। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सब क्या करें, नोट्स बनाएं, ठीक है। तो आज की क्लास के मेन पॉइंट लिख लो, आराम से टिक के बैठो, लंबी क्लास चलेगी अपनी, आराम से पढ़ेंगे, एक सेकंड भी तुम लोग बोर नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। पहला तो हम आज देखेंगे इस क्लास की शुरुआत की 5 मिनट में क्या, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें। इनसे क्वेश्चन आता है, 1 नंबर पक्का है अगर आपको सीटें पता है तो, ठीक है, ठीक है। दूसरा हम करेंगे आज की क्लास में मेन टॉपिक, वो हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये वो आर्टिकल होंगे जो अब तक नहीं करे हैं हमने, संसद से जुड़े हुए, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, बजट, ये वो सारा कुछ, ठीक है। तीसरा जो मैं बात करूंगी इस क्लास में आज मेन फोकस करके, वो है जी राज्यसभा। राज्यसभा को आज हम कंप्लीट कर देंगे, समझ गए। हाँ, तो चूंकि मैं कॉलेज टीचर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो विषय से भटकाव हो जाता है, और ये क्या होता है, अच्छे प्रोफेसर की निशानी मानी जाती है विषय से भटकना, ठीक है। लेकिन यहाँ ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मेरे को भटकने मत दो, इसलिए ड्राफ्ट मैंने बना दिया है बोर्ड के ऊपर, इन्हीं 3 पॉइंट के ऊपर आज की क्लास में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले फटाफट से नोटबुक में हेडिंग डालिए, भारत में राज्यों की लोकसभा की सीटें, ठीक है। भारत में राज्यों की लोकसभा की सीटें, टॉप 5 स्टेट देखेंगे हम, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। पहला तो हम देखेंगे टॉप 5 स्टेट, यानी कि ऐसे 5 सबसे बड़े राज्य भारत में जिनके पास सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा हम देखेंगे अपने हरियाणा का सारा रिकॉर्ड और अपने हरियाणा के पड़ोसी राज्य, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ये हमारे पड़ोसी देश है ना। हाँ, यूपी को तो हम कवर कर ही लेंगे, क्योंकि यूपी तो हर चीज में सबसे पहले है, हाँ इसलिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो जी, लोकसभा की सीटें। लोकसभा की संरचना मैंने आपको करवा दी थी, पूरे भारत में 550 सीटें हैं अधिकतम, और इस टाइम है जी हमारे पास 500 कोई 45 बोल रहा है, कोई 43, हाँ जी 543 सीटें हैं हमारे पास। इनमें लिखे यूपी, देश के अंदर पहले नंबर पर आने वाला राज्य। देखो बच्चों ध्यान से, यूपी जब मैं लोकसभा की सीटों की बात करूंगी तब भी टॉप पे आएगा, जब मैं विधानसभा सीटों की बात करूंगी तब भी टॉप पे आएगा, और जब मैं आपकी राज्यसभा सीटों की बात करूंगी तब भी टॉप पे आएगा, समझ गए। हाँ, तो पहले नंबर पर लिखिए, अब हम कर रहे हैं लोकसभा की सीटें यूपी, ठीक है। 80 लोकसभा सीटों के साथ यूपी है हमारा क्या, नंबर 1 पर, लिख लिया। उसके बाद नंबर 2 पे महाराष्ट्र, MH लिख दूं, समझ जाओगे ना। महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीटों के साथ, सारा फैक्चुअल डेटा है, फोकस करके नोट करना, ठीक है, क्योंकि इसमें समझने वाली बात तो अभी है ही नहीं। तो दूसरे नंबर पर है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है, समझ गए, 48 लोकसभा सीटों के साथ। और तीसरे नंबर पर है हमारा क्या, पश्चिम बंगाल। पहले टॉप 5 करेंगे, पीबी लिख दूं, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ओ सॉरी, डब्ल्यू भी लिख देती हूँ, चलो, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वो है हमारा 42 लोकसभा सीटों के साथ तीसरे नंबर पे। 42 लोकसभा सीटों के साथ। भिवानी में कल बारिश हुई क्या? हाँ, आज हुई है, भिवानी में तो नहीं हुई बारिश। तो तीसरे नंबर पे है हमारा पश्चिम बंगाल, फटाफट से लिखो बच्चों, सारे लिखने वाली बातें हैं। चौथे नंबर पे है बच्चों हमारा 40 लोकसभा सीटों के साथ बिहार, आइए ना बिहार में, वही बिहार है ये, ठीक है, 40 बिहार,
बिहार 40 लोकसभा सीटों के साथ है चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पर है हमारा 39 लोकसभा सीटों के साथ, क्या एनी गेस? नहीं, कर्नाटका तो पीछे है। तमिलनाडु, जल्दी से लिखिए, डेटा बहुत है हमारे पास, हमको कवर करना है। पहले नंबर पे यूपी 80 लोकसभा सीटों के साथ, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीटों के साथ, तीसरे नंबर पर हमारा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सीटों के साथ, ठीक है। और उसके बाद बिहार चौथे नंबर पे 40 और एक सीट के गैप से पांचवें नंबर पर हमारा तमिलनाडु, क्या 39। अगर टॉप 5 से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से आपका कवर हो जाएगा। अभी बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। फटाफट से लिखिए, हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की सीटें, हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की सीटें, 4 लोकसभा सीटें हैं हमारे पास हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। 5 लोकसभा सीटें हैं हमारे पास, 10 लोकसभा सीटें हैं हमारे पास हरियाणा में, क्योंकि 5 हमारे पास राज्यसभा में है। लिख रहे हो आप? 4 लोकसभा सीटें हैं हमारे पास हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। 10 लोकसभा सीटें हैं हमारे पास हरियाणा की, 13 लोकसभा सीटें हैं हमारे पास पंजाब की, ठीक है। 25 लोकसभा सीटें हैं हमारे पास राजस्थान की। क्या आपने इतना लिख लिया है? ठीक है, एवरीवन मेक श्योर टेक नोट्स। 4 लोकसभा सीटें हिमाचल प्रदेश की हैं जी, 10 लोकसभा सीटें हरियाणा के पास हैं, 13 लोकसभा सीटें पंजाब के पास हैं, 25 लोकसभा सीटें राजस्थान के पास हैं। हालांकि राजस्थान ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में क्षेत्रफल में नंबर 1 पर है, लेकिन सीटें बहुत कम है, ठीक है। 25 लोकसभा की सीटें, ठीक है। तो आपने लोकसभा की सीटें लिख ली। अभी नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, राज्यसभा की सीटें। क्या और राज्यों की आप लिख के क्या करोगे? टॉप 10 लेके चल रही हूं मैं यहाँ पे। 5 तो अपने हरियाणा के आसपास के स्टेट और एक टॉप 5 के, ठीक है। अगर आपको सारी लिखनी है तो लास्ट में बता दूंगी, सारी अगर आपको लिखनी है तो क्लास के लास्ट में बता दूंगी। पहले ये कर ले, हाँ टॉप में, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे हैं फॉर्मेट में, उसमें सीक्वेंस में या मैच करो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, लिखवा दूंगी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, क्लास के लास्ट में। तो अभी हम लिखेंगे राज्यसभा की सीटें। यूपी, ठीक है, लिखिए यूपी राज्यसभा की सीटें लिखिए। यूपी के पास हमारी हैं 31 लोकसभा सीटें, हाँ राज्यसभा की सीटें। महाराष्ट्र के पास है हमारी, क्या महाराष्ट्र के पास है हमारी टोटल 19 राज्यसभा सीटें, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर है हमारे पास क्या, तमिलनाडु, 18 लोकसभा सीटें। फिर अपने पास 16 वाले 2 हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर है हमारे पास तमिलनाडु 18 राज्यसभा सीटों के साथ। फिर अपने पास 16 सीटों वाले 2 राज्य हैं, पहला बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। यूपी 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, 16 के हमारे पास 2 हैं, 2 राज्य बिहार और हमारा पश्चिम बंगाल, या आप इसको WB वेस्ट बंगाल भी बोल सकते हैं। अब हम लिखेंगे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की राज्यसभा की सीटें। लिखिए जी, हिमाचल प्रदेश के पास है 3 सीटें, हरियाणा के पास है 5 सीटें, पंजाब के पास है 7 सीटें और राजस्थान के पास है 10 राज्यसभा की सीटें, ठीक है। लिख लिया आपने? हिमाचल प्रदेश के पास 3, हरियाणा के पास 5, पंजाब के पास 7 और राजस्थान के पास है 10 राज्यसभा की सीटें, ठीक है। यूपी कर लिया आपने, 31 सीटें हैं यूपी की, साइड में तो लिखा है देखो, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल। अभी फटाफट से हेडिंग डालो, क्या विधानसभा की सीटें,
कमाड़ी भी लिखवाऊंगी, चिंता मत करो, पहले रेलेवेंट डेटा एक बार कवर कर लेते हैं, वरना जो मैं डेटा लाई हूँ वो भूल जाऊंगी और कुछ करवाने लग जाऊंगी। ठीक है, हाँ जी, लिखिए विधानसभा की सीटें यूपी। ठीक है, पहले नंबर पर है यूपी, विधानसभा सीटों में 403 सीटें हैं। 403 सीटें बहुत होती हैं ये, और अभी बढ़ भी जाएंगी। ठीक है, हाँ, यूपी के अंदर क्या है, अभी पूरे भारत के अंदर क्या चल रही है, एसआईआर, और उसमें पिछले दिनों यूपी के अंदर 2 करोड़ वोट कटे हैं। तो जितनी हरियाणा की जनसंख्या टोटल है उतने तो यूपी में वोट कट गए। ठीक है, समझ गए, हाँ। तो यूपी के अंदर 403 सीटें हैं क्या, हमारी विधानसभा की। दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, तीसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर है हमारा बिहार, और पांचवें नंबर पर तमिलनाडु। ठीक है, देखिए पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटें 294 हैं, और अभी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, और जो क्या है वो हर पार्टी जाके पश्चिम बंगाल में अपना दमखम अपना रही है। देखते हैं क्या होता है। महाराष्ट्र के अंदर 288 विधानसभा की सीटें। ठीक है, उसके बाद बिहार में 243, बिहार में इसी साल इलेक्शन हुआ है ना, 25 में। ठीक है, और तमिलनाडु के पास है 243। ठीक है, दोनों की सेम सेम है। हाँ, अभी 26 में हम। यूपी 403, आपका पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243, और आपका तमिलनाडु भी 243। ठीक है, अभी बात करेंगे विधानसभा सीटों के अंदर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है जी, लिखिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटें, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटें, हिमाचल प्रदेश में है जी 68 लोकसभा सीटें। हाँ, विधानसभा, आप समझ जाओ ना, मेरी टंग स्लिप हो जाती है कई बार। 68 विधानसभा की सीटें किसकी हैं, हिमाचल प्रदेश की। 90 विधानसभा की सीटें किसकी हैं, अभी आप मेरे को लग गए हाथ, अभी बता दो कि कितनी सीटें अपने यहाँ रिजर्व हैं हरियाणा में। दो तो लोकसभा में है। अच्छा, लोकसभा की बताइए फटाफट, चलिए। अंबाला, और कौन कौन है यहाँ से, सिरसा से कौन है आपकी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुमारी सैलजा। और एक और बताया आपने, अंबाला, अंबाला से कौन है, वरुण, पक्की बात है। उनकी जो क्या है मिसिस, वो भी एमएलए है, वो कहां से है? नहीं जानते। एक्चुअल में पहले वो विधानसभा सीट जो रिजर्व थी वहां से एमएलए थे, फिर बाद में वो अब एमपी हो गए, अब उनकी पत्नी उसी सीट से क्या है, एमएलए। समझ गए, हाँ। तो पंजाब की अगर सीटों की बात करें हम, विधानसभा की सीटें, तो 117 विधानसभा की सीटें पंजाब के अंदर हैं जी, और 200 विधानसभा की सीटें राजस्थान में। ठीक है, हो गया। ये था क्लास का पहला पार्ट जो कि कंप्लीट हो चुका है। अभी बात करेंगे 10 से 15 इंपोर्टेंट आर्टिकल जो अनगिनत बार पेपर में रिपीट हुए, और ये तो आपको, आप रट लो, आप याद कर लो, आप समझ लो, घोट के पी जाओ, जैसे मर्जी करो, आपको ये टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, जब मैं आपके सामने बोलूं लोकसभा का अध्यक्ष, तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए आर्टिकल 93। समझ गए, जब मैं बोलूं राज्यसभा का सभापति, तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए 89। ठीक है, ऐसे आपको आर्टिकल के ऊपर पकड़ बनानी है। ठीक है, अभी चलेंगे क्लास के दूसरे जो क्या है वो पड़ाव की तरफ, जो है हमारा हेडिंग डालिए इंपोर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम इंडियन पार्लियामेंट, या भारतीय संसद के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। बोर तो नहीं हो रहे हो ना, नहीं हो रहे हो, बोर हो रहे हो। लिखिए बच्चों आर्टिकल 102, हेडिंग इसकी डालिए भारतीय संसद से कुछ अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल 102 लिखिए, संसद सदस्यों की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। समझ गए, लिखिए संसद सदस्यों की अयोग्यता, फटाफट से लिखो। हाँ जी, डिस्क्वालिफिकेशन सदस्यों, एक मिनट, संसद सदस्यों की अयोग्यता, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में।
ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स 102 लिख लिया आपने, आर्टिकल 102। अब नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 105, ठीक है, आर्टिकल 105 105 लिखिए, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, ठीक है। अब उनके बारे में बात करेंगे क्या होते हैं। ध्यान रखिए, जब भी मैं संसद बोल रही हूं तो इट मीन्स मैं राज्यसभा लोकसभा दोनों को कवर कर रही हूं, समझ गए आप, क्योंकि संसद जब मैं बोलूंगी तो दोनों ही आएंगी। हाँ, संसद सदस्यों के विशेष अधिकार, विशेष अधिकार, विशेषाधिकार लिख लिया आपने, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल, आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने करवाया हुआ है पहले भी ये बहुत बार। संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108, ठीक है। अब आगे लिखिए आप आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 170, ठीक है, फटाफट लिखो। आर्टिकल 109 में लिखिए धन विधेयक की प्रक्रिया, आर्टिकल 110 में लिखिए, 109 में लिखिए धन विधेयक की परिभाषा, सॉरी धन विधेयकों की प्रक्रिया, और आर्टिकल 110 में लिखिए धन विधेयक की परिभाषा। चलिए अधिवेशन भी बताती हूँ जस्ट एक मिनट में। 109 के अंदर है धन विधेयकों की विशेष प्रक्रिया, 110 में है धन विधेयक की परिभाषा, किस बिल को हम मनी बिल कहेंगे इस बारे में, ठीक है। आर्टिकल 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट जिसको हम बोलते हैं, समझ गए, 112 के अंदर। फिर लिखिए आप आर्टिकल 117 वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, आर्टिकल 117 फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक, ठीक है। और ये हमको पता है सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, ठीक है, समझ गए। हाँ, आगे लिखिए जी आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति जी द्वारा जारी अध्यादेश, ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग की जो पावर है, ये वो आर्टिकल हैं जो अनगिनत बार रिपीट होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति जी द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, समझ गए। आर्टिकल 123 और आर्टिकल 123 तक ही हमारी क्या है संसद, ठीक है। उसके बाद फिर जो क्या है हमारे सुप्रीम कोर्ट, वो वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, हाँ, न्यायपालिका जिसको हम बोलेंगे। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अभी आप लिखिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आरक्षण से जुड़े हुए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, समझ गए। SC ST कमीशन कहाँ है, या आपके ST कमीशन किस आर्टिकल में है, SC कमीशन किस आर्टिकल में है, OBC कमीशन किस आर्टिकल में है, ठीक है। हाँ, विधानसभा में आरक्षण किसके अंडर है, लोकसभा में आरक्षण किसके अंडर है, ये बहुत 123 के अंदर है राष्ट्रपति जी द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कुछ भोले बच्चे होते हैं हर क्लास में, हाँ, जिनको थोड़ा सा कम पकड़ में आता है, तो कोई हंसेगा नहीं, है वही भोले बच्चे हैं। इसको मिटा दूं? हाँ जी, आराम से ही बोलूंगी, वरना तुम क्या करते हो, मेरे को आगे चलने ही नहीं देते क्लास में। लिखिए, हाँ, आपने बताऊंगी, रिपीट कर दिया मैंने। लिखिए, बस कोई आवाज नहीं करेगा। लिखिए आर्टिकल 330, फटाफट से लिखो। आर्टिकल 330, हाँ, अभी करवाऊंगी, राज्यसभा करवाऊंगी, उसमें वो नोट्स बनाऊंगी। अभी मैं टॉपिक सभापति उठाऊंगी, उपसभापति उठाऊंगी, उसके बाद आर्टिकल करवाऊंगी। ऐसे आप रट लोगे, समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। फटाफट से लिखो आर्टिकल 330, जल्दी जल्दी। लोकसभा में SC ST आरक्षण, आर्टिकल 330 लोकसभा में SC
एसटी आरक्षण। समझ गए? ये आर्टिकल 330 में लिखा है, जो आपने कल बताया था एक बच्चे ने कि मैडम हमारे जो क्या है वो 47 सीटें तो एसटी के लिए हैं और हाँ वो 84 एससी के लिए है। तो ये जी आपका आर्टिकल 330 में लिखा है। दूसरा लिखो आप जल्दी जल्दी, आर्टिकल 332, विधानसभाओं के अंदर एससी एसटी आरक्षण। ठीक है, उसके बाद लिखिए आप आर्टिकल 338 जी, करेंगे इसके बारे में बात। आर्टिकल 338 लिखिए, एससी आयोग। ये लिखिए शेड्यूल कास्ट कमीशन, आर्टिकल 338, शेड्यूल कास्ट कमीशन आर्टिकल 338। सुना ही होगा ना इनके बारे में तो आप लोगों ने। अब लिखिए आर्टिकल 338 कै, अभी होती हूँ, एक मिनट रुको। आर्टिकल 338 कै, देखिए या तो आप कै बोलोगे या आप हाँ ए बोलोगे, ए नहीं होता है। आर्टिकल 338 कै या ए, ठीक है। एसटी आयोग, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, हाँ बताती हूँ। आर्टिकल 338 कै या बी, ठीक है। ओबीसी आयोग, ओबीसी आयोग, अदर बैकवर्ड क्लासेस या अति पिछड़ा वर्ग आयोग। देखिए अभी 2018 के अंदर कल मैंने एक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाया था और मैंने ये बताया था कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, करवाया था ना। तो उसमें क्या हुआ, आर्टिकल 338 के अंदर एक आपका आर्टिकल 338 बी जोड़ दिया, ठीक है। हाँ, अति पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी कमीशन, आर्टिकल 338 है, ठीक है। मैंने आपको 102वां संवैधानिक संशोधन करवाया था 2018 का, उसके अंडर ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। और वो जो है हमारा आर्टिकल ये है जो ऐड हुआ था 2018 में 338 बी, यानी कि अब ओबीसी कमीशन भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने वाला। अभी आपने पूछा कि मैडम इनको अलग कब किया गया, देखिए पहले एससी और एसटी कमीशन दोनों एक ही थे, ठीक है। फिर 2003 में क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, एससी के लिए अलग कमीशन और एसटी के लिए अलग कमीशन, है ना। और एक और अच्छी बात, डीप इंफॉर्मेशन है, आपको शायद ही पता होगी, जो हमारा ये एससी आयोग है, शेड्यूल कास्ट कमीशन, ये बेटा अंडर आता है हमारा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंडर। और जो हमारा एसटी आयोग है, शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, ये बच्चों हमारा आता है जनजातीय मंत्रालय के अंडर। समझ गए? भारत में जनजातियों के विकास व संवर्धन के लिए एक अलग से जनजातीय मंत्रालय निकाल दिया गया और एक अलग से जनजाति मंत्री होता है कैबिनेट के अंदर, मालूम है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है, पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था, जो हमारा एसटी जो कमीशन है वो आता है क्या, जनजातीय मंत्रालय के अंडर, और जो हमारा एससी कमीशन है वो आता है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंडर। समझ गए? ठीक है। 2003 में इनको जी अलग किया गया था, 1993 के आसपास ये बने थे, ठीक है, समझ गए। और 2018 में ओबीसी कमीशन तो अलग से बना ही दिया। तो ये थे हमारी क्लास का दूसरा पार्ट, आज इंपोर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम पार्लियामेंट। समझ गए? अब हम करेंगे राज्यसभा, पूरी राज्यसभा को कंप्लीट कर लेंगे एक ही बार में, कुछ नहीं छूटेगा इससे आपका, ठीक है। तीसरी हेडिंग डालिए, तीसरी हेडिंग डालिए, क्या भारत की राज्यसभा भारत की राज्यसभा, ठीक है, समझ गए। अपर हाउस होता है, कभी भंग नहीं होती, 6 साल का कार्यकाल होता है ना। हर जो क्या है वो 2 वर्ष में क्या होता है, हर 2 वर्ष में क्या होता है, हाँ, एक के सदस्य क्या हो जाते हैं बाहर अपना कार्यकाल पूरा करके। समझ गए? कल लिखवा दिया था कि इसका राज्यसभा नाम कब पड़ा, तो कब पड़ा बताइए? हाँ जी, हाँ जी, 1954 के अंदर। और उससे पहले क्या बोलते थे इसको, हाँ, राज्यों की परिषद। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं। अब हम एक बार 1 मिनट के लिए एज का क्राइटेरिया समझ लेते हैं,
क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में। तो देखिएगा बच्चों, अगर लोकसभा की बात आए, पीएम पद की बात आए, हाँ नहीं 25, ठीक है 10 साल बढ़ा दिया आपने एकदम से। देखिए बच्चों, अगर लोकसभा की बात है और पीएम की बात है, एमपी की बात है, तो एज चाहिए 25। अगर राज्यसभा की बात है तो एज चाहिए 30, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात है तो एज चाहिए आपको 35, ठीक है। अगर सरपंच के इलेक्शन की बात है तो एज चाहिए आपको 21। अगर वोट देने की बात है तो एज चाहिए आपको 18। ये सारी एज है, एक कॉर्नर में लिख लो, कभी एज से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। सारी एज मैंने लिख दी है, तो देख लेना आप तुम कहाँ हो, क्या क्या बनने के लायक हो इसमें से, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, राज्यपाल की भी 35 है, ठीक है। यहाँ लिख दूं, कहाँ ये लिख दूं, गवर्नर, पहचान जाओगे ना गवर्नर जी से, ठीक है। हाँ, और विधानसभा की कितनी है बताइए जरा, हाँ, और सीएम की कितनी है, हाँ जी, ठीक है। तो इस 25 वाले कॉलम में हम, विधान परिषद की 30 है क्योंकि राज्यसभा की पैरेलल चलती है ना, इसलिए, ठीक है। तो अगर आपको और डिटेल में लिखना है तो आप राज्यसभा वाले कॉलम में विधान परिषद भी जोड़ सकते हैं। और विधान परिषद इस टाइम भारत के सिर्फ 6 राज्यों में है, समझ गए आप, इस पे हमने बात कर ली थी, बस कीप क्वाइट, विधान परिषद। और इस 25 वाले में हम और क्या जोड़ सकते हैं, सीएम, पीएम और देश की विधानसभाएं। आवाज नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है जी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 35, राज्यसभा विधान परिषद 30, सीएम पीएम विधानसभाएं लोकसभाएं 25, ठीक है। सरपंच कैंडिडेट या जो है आप कोई भी लोकल, जिसको हम ग्रास रूट पॉलिटिक्स बोलते हैं, उसके अंदर आपकी 21, वोट देने की एज आपकी 18, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और हम कर लेते हैं, जो कि है हमारा 61वां संवैधानिक संशोधन 1989, ठीक है बच्चों। इसमें क्या हुआ था, वोट देने की आयु, हाँ जी 21 से, अब बोलो तो सही, वोट देने की आयु क्या हुई थी, हाँ जी, ठीक है, क्या 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इस टाइम पीएम कौन था, राजीव गांधी, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। राजीव गांधी जी पीएम थे, और ये क्यों हुआ, क्योंकि राजीव गांधी अब तक जितने भी प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल रहा है उसमें सबसे युवा पीएम थे। तो युवा होने के नाते इन्होंने देश के युवा वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सोची और 21 से घटा के 18 साल कर दिया। जैसे आपके एग्जाम के अंदर 0.5 पे हजारों बच्चे छूट जाते हैं ना, लिस्ट से बाहर हो जाते हैं 0.5 से, ठीक है, वैसे ही 2-3 साल एज बढ़ाने से क्या हो गया, बहुत सारे युवा आ गए वोट देने की सूची में, ठीक है, समझ गए। और बताइए आपको इससे क्या डाउट है, फिर मैं आगे चलती हूँ राज्यसभा के ऊपर। एज लिख ली अपन ने, ठीक है। मेंबर की 21, ठीक है। अब लिखो भारत की राज्यसभा, भारत की राज्यसभा तीन पॉइंट है हमारे पास, 3 पॉइंट है हमारे पास राज्यसभा को कवर करने के। पहला पॉइंट, वो चीजें जिसके अंदर देश की राज्यसभा और लोकसभा बराबर है शक्तियों के मामले में, पहला पॉइंट वो देखेंगे। दूसरा पॉइंट हम वो देखेंगे, इसके अंदर राज्यसभा बड़ी है या ज्यादा पावरफुल है या विशेष शक्तियां रखती है लोकसभा से, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे जहां पे राज्यसभा के पास कम शक्तियां हैं लोकसभा से, ठीक है। इन 3 पॉइंट में हम कंप्लीट कर देंगे आज के अपने अपर हाउस को। तो पहला पॉइंट तो हम वो पढ़ेंगे, ऐसे मामले जिसमें भारत में राज्यसभा व लोकसभा दोनों की शक्तियां जी बिल्कुल समान है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, ऐसी विशेष शक्तियां राज्यसभा की जो सिर्फ राज्यसभा के पास है और वो क्या है, लोकसभा से ज्यादा उन मामलों में पावरफुल है, दूसरा पॉइंट। तीसरा हम देखेंगे बच्चों कि वो मामले जिसमें राज्यसभा थोड़ी सी पंगु नजर हमको आती है और लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, ठीक है। 3 ही मामले हैं राज्यसभा और लोकसभा की शक्ति को क्या है पढ़ने के,
समझ गए? तीनों हेडिंग आपने डाल ली है, क्या डाली है फटाफट से बताओ। जैसे नहीं, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, हाँ जी। तो अभी फर्स्ट वाला पॉइंट करते हैं डिस्कस, यानी कि वो मामले जिनके अंदर भारत में राज्यसभा व लोकसभा की शक्तियां जी बराबर हैं। लिखिए पहला पॉइंट, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक, फटाफट से, संविधान संशोधन विधेयक, तुम्हारे पल्ले तो पड़ रहा है ना? हाँ, क्योंकि मेरे को तो बार बार तुम पर शक हो जाता है चलती क्लास में, ठीक है। देखिए पहला वो मामला है जब लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां बराबर हैं संविधान संशोधन विधेयक के मामले में, ठीक है। जब संविधान संशोधन करने की बात आती है तो दोनों की शक्तियां बिल्कुल समान हैं। किसी भी सदन के अंदर आपका संविधान संशोधन का बिल लेके जो क्या है वो आया जा सकता है। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कौन सा अपर हाउस है कौन सा लोअर हाउस है। नंबर एक लिख लिया आप लोगों ने। दूसरा पॉइंट लिखिए साधारण विधेयक, साधारण विधेयक के संबंध में, लिख लिया। साधारण विधेयक का मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन के बिल, ठीक है। जैसे जो डेली काम काज चलता है, हमको कानून बनाने पड़ते हैं, ऐसा तो है नहीं देश बिना कानून चलता है। तो जब संसद के 70 चलते हैं तो डे टू डे के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो सामान्य विधेयकों के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों को ही क्या इक्वल पावर है ना, समझ गए। तीसरा लिखिए आप राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग प्लस निर्वाचन, राष्ट्रपति महाभियोग व निर्वाचन। भारत के अंदर जब भी महाभियोग की कोई भी बात आई, समझ गए आप, ठीक है। देखिए कमाल की बात, वैसे तो इम्पीचमेंट जो वर्ड है, जो महाभियोग शब्द है, भारत के अंदर सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज हुआ है, लेकिन इससे मिलती जुलती प्रक्रिया हम बाकी पदों को हटाने में भी यूज करते हैं। जैसे बच्चों आपका इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग का अध्यक्ष, जैसे बच्चा आपका सुप्रीम कोर्ट के आपके जजेस, सीजीआई या न्यायाधीश, समझ गए। तो महाभियोग तो एक ही के लिए हमने यूज किया है वर्ड तो, बट प्रोसेस दो तीन में और यूज करते हैं मिलती जुलती। सुप्रीम कोर्ट की इम्पीचमेंट हमको करनी हो जजों की, न्यायाधीश की, या हमको चुनाव आयोग का अध्यक्ष हटाना हो या सदस्य हटाने हो, ठीक है। तो हाँ ये प्रोसेस सेम रहती है, बस वो महाभियोग टैग नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ है महाभियोग से मिलती जुलती प्रक्रिया, समझ गए। हाँ क्या, हाँ जी बताती हूँ। देखिए राष्ट्रपति का महाभियोग प्लस निर्वाचन, ठीक है, इस मामले के ऊपर शक्ति समान है। अब इन्होंने पूछा है महाभियोग निर्वाचन के अंदर सदस्यों का फर्क। देखिए बच्चों जब हटाने की बारी आती है राष्ट्रपति को तब सारे आ जाएंगे, सारे मतलब मनोनीत प्लस निर्वाचित। लिखो मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो, मैं कोई कहानी थोड़ी सुना रही हूँ। जब राष्ट्रपति जी को हटाने की बारी आती है तब दोनों आ जाएंगे, निर्वाचित प्लस मनोनीत। बट जब चुनने की बारी आएगी, इलेक्शन प्रोसेस की बारी आएगी, जब चुनने की बारी आएगी, इलेक्शन प्रोसेस की बारी आएगी, तब मनोनीत बाहर हो जाएंगे, ठीक है। रिपीट करती हूं, देखिए जब भी राष्ट्रपति जी के महाभियोग की बारी आएगी, उनको हटाने की बारी आएगी अंडर आर्टिकल का महाभियोग 60 या 61, हाँ जी, जब महाभियोग की बारी आएगी तो महाभियोग में हटाने में दोनों शामिल हैं जी, मनोनीत भी और निर्वाचित भी, 60 में शपथ है। और जब चुनाव करने की बारी आएगी, निर्वाचक मंडल की जब बारी आएगी तब मनोनीत बाहर है जी, केवल चुने हुए सदस्य अंदर है, और उसको हम बोलेंगे निर्वाचक मंडल, ठीक है। इतना लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आप लिखिए आपातकाल की स्वीकृति, आपातकाल की स्वीकृति।
डी आपातकाल की स्वीकृति ठीक है। देखिए, बात राष्ट्रीय आपातकाल की हो 352 की, बात राष्ट्रपति शासन की हो 356 की, या बात 360 की हो वित्तीय आपातकाल की, दोनों ही तीनों ही जो आपके तीसरा तो कभी लगा ही नहीं है, भगवान की दया से कभी लगे भी नहीं, इतनी बुरी हालत नहीं आए कि दिवालियां हो जाए हम, ठीक है। हाँ, तो क्या है, तीनों ही प्रकार के आपातकाल को लगाने की तो शक्ति है वो दोनों सदनों की बराबर है। यानी कि भैया आपातकाल तभी लगेगा जब दोनों सदन 2/3 बहुमत से लिख के दे देंगे, समझ गए। हाँ, तो आपातकाल के मामले में भी राज्यसभा और लोकसभा इक्वल है। तो ये था वो पहला पॉइंट जब दोनों की पावर बराबर है, ठीक है, समझ गए। हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने, चारों पॉइंट नोट कर लिए। फटाफट से मेरे को एक बच्चा बताओ, इतने आज थोड़ा पानी लिया बाहर से, बोतल में होगा मेरे, चारों पॉइंट बताइए अभी इसी टाइम, विद इन 1 मिनट। एक बच्चा अगर बताएगा कॉन्फिडेंट तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। खड़ा हो के आराम से बताइए जी, नहीं आराम से बताओ। 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप लोग देख के नहीं बता सकते। हाँ, नहीं ऐसे मैस मत करो, एक बच्चा बताओ। हाँ जी, दूसरा, हाँ जी, तीसरा, तो क्या चारों आपने लिख ली है? ओके जी, ठीक है। आप दूसरा पॉइंट डालिए जहां पे राज्यसभा को विशेष शक्तियां हैं। इतने में थोड़ा जल ले लेती हूँ। जल है तो जीवन है ना, सही बात है ये। हाँ जी, देखिए, जब हम संविधान संशोधन करते हैं, आर्टिकल 368 भाग नंबर 20 दक्षिण अफ्रीका, ये 3 बातें मेरे को रटी हुई हैं, आप भी रट लीजिए, काम आएंगी बहुत। आर्टिकल 368 भाग नंबर 20 दक्षिण अफ्रीका से लाई है, ठीक है। इसके तहत जब भी हम संविधान के अंदर कोई भी इतना सा भी कुछ चेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा मामला हो जाता है अपने आप में, और उसको बोलते हैं संविधान संशोधन। और उसके ऊपर दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं, लोकसभा को कोई विशेष पावर नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना अपने आप में एक बहुत ही क्या संवेदनशील मुद्दा है। कल को किसी पार्टी की सरकार आ जाए बहुमत की, कुछ भी बदल देंगे वो तो, ठीक है, तो ऐसे तो संविधान की अंतरात्मा ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए दोनों सदनों की समान शक्तियां रखी गई हैं। अगर लोकसभा के अंदर जल्दीबाजी में बिल पेश हो भी गया है तो राज्यसभा उसको वहीं क्या कर दे, काउंटर, समझ गए। इसलिए दोनों सदनों की शक्तियां समान है, गॉट इट, ठीक है। अब लिखिए, वो सारे प्रावधान जो राज्यसभा को विशेष पावर देते हैं, लिखिए जी, राज्यसभा की शक्तियां ज्यादा हैं लोकसभा से। ये सिंबल तो आप समझते ही होंगे, हाँ जी, ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट लिखिए, आर्टिकल 249, आर्टिकल 249, ठीक है, लिखिए जी, राज्यसभा को राज्य सूची के विषयों पर, वेरी गुड, राज्यसभा को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, आर्टिकल 249, हाँ बताती हूं। वैसे तो भारत के संविधान में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के अंडर किया गया है बच्चों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। लेकिन राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर है अनुच्छेद 249 के अनुसार कि राज्यसभा अगर चाहे तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है, समझ गए, ये है स्पेशल पावर। अब थोड़ा सा इसका डीप पढ़ते हैं वर्जन,
ये तो आपको पता होगा, सुन लिया होगा आपने, ठीक है, या मैंने सुना है कि आपने एक बार पहले भी पॉलिटी पढ़ी है। लेकिन देखिए तीन क्या होते हैं कैटेगरी जिसमें ऐसा हो सकता है, ठीक है। पहला तो जब दो राज्यों की विधानसभा रिक्वेस्ट करे कि हमारे लिए जी कानून बना दीजिए, ठीक है, पहला मामला। दूसरा मामला है बच्चों जब कोई अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता लागू करवाना हो, ठीक है। तीसरा मामला जब दो राज्यों के लिए कानून बनाया गया था संसद के द्वारा और बाद में वो बाकी राज्यों ने भी मान लिया, विधानसभाओं ने, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन ऐसी हैं जिनके अंदर राज्य सूची के विषयों पर कानून बनते हैं राज्यसभा में। समझ गए आप? पहला मामला कोई अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता हो। अब मान लो कोई बॉर्डर स्टेट है, कल को पंजाब कहते हैं मैं तो यहाँ अपने यहाँ पे सेंटर का ये प्रावधान लागू नहीं करेगा, तो उसकी मजाल नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो जब दो जो कह राज्य रिक्वेस्ट करें कि आप जी हमारे लिए कानून बना दीजिए, और ऐसा बहुत बार हुआ है। दूसरा जब कोई अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता लागू करवाना हो या कोई हमारे विदेशी संबंध बीच में आ रहे हो, एक ही बात है। तीसरा जब दो राज्यों के लिए कानून किसी टाइम पे बनाया गया था और उसको बाकी राज्य भी मान रहे हैं, ठीक है। तो तीन कंडीशन ऐसी हैं जब आर्टिकल 249 में राज्यसभा राज्य सूची के ऊपर कानून बनाती है, ठीक है। अगर हम बात करें राज्य सूची के बारे में तो आपका कृषि हो गया, आपका जन स्वास्थ्य हो गया, पुलिस हो गया, आपकी जेल हो गई, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? राज्य सूची में, ठीक है। चलिए जी, अब सेकंड पॉइंट मैं आप लोगों को बताती हूँ, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट वो है क्या? आर्टिकल 312, ठीक है। आर्टिकल 312 फटाफट से लिखिए, लास्ट पॉइंट अपने क्लास का। आर्टिकल 312 राज्यसभा आर्टिकल 312 का यूज करते हुए, ठीक है, एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन, ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवा का सदन। फटाफट से मेरे को बताओ भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? कौन कौन सी? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आईएफएस का मतलब क्या है? हाँ, तो मतलब तुम पकड़ गए। हाँ, ये मैंने बता दिया है क्लास में, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। कल मिलेंगे, लोकसभा को भी ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये थी आज की स्ट्रक्चरल क्लास, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।